लास्ट वीडियो में हमने जहाँ ख़त्म किया था, हमने पढ़ा था ऊष्माशोषीय रासायनिक अभिक्रिया, ताप रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था ऊष्माशोषीय अभिक्रिया में कि जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है, ऐसे कोई भी अभिक्रिया, उसे हम ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं। और ताप रासायनिक अभी समीकरण की बात की गई थी कि ऐसा कोई भी रासायनिक समीकरण जिसमें ताप से परिवर्तन से संबंधित कोई भी जानकारी दी गई हो तो उसे ताप रासायनिक कहा जाएगा। इसके आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि विस्थापन एवं एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो जैसा नाम में ही है विस्थापन या एकल विस्थापन, इसमें क्या होगा कि कोई एक तत्व दूसरे यौगिक मतलब यौगिक के तत्व को, एक तत्व होगा और वो कोई दूसरा यौगिक होगा, उस यौगिक में से उस तत्व को विस्थापित कर और खुद उसका स्थान ले लेगा, तो उसे हम बोलेंगे कि वो एक विस्थापन अभिक्रिया है या एकल विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि CuSO4 के साथ जब आयरन का रिएक्शन कराया जाता है, लोहा का अभिक्रिया कराया जाता है, तो लोहा क्योंकि ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में, तो वो कॉपर को वहाँ से हटाकर खुद का विलयन बनाता है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि खुद का विलयन बनाने के बाद ये नीले रंग का जो CuSO4 है वो हरे रंग का FeSO4 में बदल जाता है, यानी कॉपर सल्फेट बदल जाता है, फेरस सल्फेट में हरे रंग का हो जाता है। और कॉपर वहाँ से हटकर इसके ऊपर यहाँ पर जमा हो जाता है, तो इसे हम बोल सकते हैं विस्थापन। इसके नीचे और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे इसे समझने से पहले हमें यहाँ पे एक रिएक्टिव सीरीज दी गई है जिसे याद करना जरूरी होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पोटेशियम है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, फिर सोडियम, ये आप देख लेंगे कि कौन कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। हम यहाँ देखेंगे तो लेड और ये कॉपर, तो लेड जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो वो उसे विस्थापित करके लेड क्लोराइड बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। या फिर कॉपर और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट में अभिक्रिया होती है, तो कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देता है चांदी को, क्योंकि कॉपर ठीक सिल्वर से ऊपर आता है उसका अभिक्रियाशील सारणी में। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं जिंक भी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके अभिक्रिया करके इस नीले रंग के विलयन को रंगहीन कर देता है और यहाँ पर कॉपर आके जमा हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे अभिक्रियाशील धातु हैं जो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल है, लोहा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर फेरस सल्फेट बनाता है और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। और यहाँ पे जिंक जस्ता भी सेम उसी तरह अभिक्रिया करता है। फिर यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी लोहा अभिक्रिया करके फिर फेरस क्लोराइड और ये सब बनाता है। तो ये एकल विस्थापन था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। जैसे जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट बनाता है जो एक अवक्षेप है, और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ देखिए ये जो सोडियम था वो यहाँ से पहुँच जाता है, यहाँ पर वो क्लोरीन के साथ चला जाता है, आयनों की अदला बदली हो गई। और बेरियम जो क्लोरीन के साथ था वो पहुँच गया सल्फेट के पास, तो यहाँ दोनों का विस्थापन हुआ। सोडियम ने बेरियम को विस्थापित किया और बेरियम ने सोडियम को विस्थापित किया, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग द्विविस्थापन। अब इसमें क्या होता है कि एक ऐसा पदार्थ बन जाता है, जैसे ये बेरियम सल्फेट जो देख रहे हैं यहाँ नीचे की तरफ है एरो बना हुआ है, और ये एक ठोस है, ये अवक्षेप होता है। अवक्षेप क्या होते हैं, तो जल में अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक और चांदी का, और ये लेड आयोडाइड है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और है ये बिस्मथ एंटी, ये सब बिस्मथ सल्फाइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड निकेल का, फिर ये रहा सिल्वर ब्रोमाइड का, ये सिल्वर क्लोराइड, ये सारे मतलब अवक्षेप हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके लेड आयोडाइड बनाता है और ये पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो लेड आयोडाइड यहाँ पर हम देख सकते हैं PbI2 पीले रंग का अवक्षेप बनता है, इसमें ये श्वेत रंग का बनता है। तो ऐसे अभिक्रिया को जिनमें रासायनिक अभिक्रिया हो और साथ ही साथ अवक्षेप का निर्माण हो, तो वैसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उसे बोला जा सकता है। यहाँ पे कुछ अवक्षेप के नाम दिए हुए हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। इसके बाद अब क्या होता है कि जब द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार के बीच में हो, मतलब एक अम्ल हो और एक क्षार हो, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहा जाता है उसे।
जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि अम्ल और क्षार अपने आयनों की अदला बदली कर लवण और जल बनाते हैं जब भी वो अभिक्रिया करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अम्ल है ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार है, और दोनों आपस में अभिक्रिया करके NaCl लवण बनाते हैं। ये साधारण नमक भी जिसे हम लोग अपने भोजन में शामिल करते हैं, इसे ही हम लोग भोजन के रूप में खाते भी हैं। फिर ये हमारा जल भी बनता है, और नाइट्रिक अम्ल भी PaHO यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है जो एक लवण है, और यहाँ पर जल का निर्माण भी साथ ही साथ होता है। तो मतलब ऐसी कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसे हम बोलते हैं उदासीनीकरण, मतलब जिसमें एक अम्ल और एक क्षार हो और उत्पाद में लवण और जल बने, तो उसे हम बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद क्या आता है कि अगला जो हमारा अभिक्रिया का प्रकार है वो उपचयन और अपचयन है। उपचयन और अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उपचयन में क्या होगा कि ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसे उपचयन बोलते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होगा कि ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे कहा जाएगा अपचयन या रिडक्शन। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन के योग हो रहा है, उस अभी एग्जाम्पल देखेंगे, और यहाँ हाइड्रोजन का कमी हो रही है। जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ कॉपर का उपचयन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि किस में हुई, कॉपर में। तो यहाँ बोलेंगे कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर का उपचयन हो गया है। कॉपर का क्या हो गया, उपचयन, क्योंकि जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो कहा जाएगा कि उसमें उपचयन हुआ है। फिर साथ ही साथ यहाँ कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ भी कार्बन में कोई ऑक्सीजन नहीं था लेकिन अब यहाँ 2 ऑक्सीजन आ गए, तो ये भी उपचयन है। ऐसे सल्फर के साथ भी है, सोडियम के साथ भी, और जल का भी हाइड्रोजन में उसमें उपचयन होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल ऐसे जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन सल्फाइड था, अब इसमें क्या हुआ, उसने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके 2HCl। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसमें अभिकारक में 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन की कमी हो गई। अब कमी हो गई तो इसे हम बोलेंगे कि ये फिर उपचयन या ऑक्सीकरण है। ठीक है, या ऑक्सीडेशन है। यहाँ देखेंगे तो नाइट्रोजन का, यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का, या इसमें भी बोल सकते हैं हम लोग, या ऐसे भी बोला जा सकता है कि यहाँ पे सल्फर में साथ हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे सल्फर का नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया, किसका उपचयन हो गया, H2S का। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो अमोनिया है इसमें 3 हाइड्रोजन है यहाँ, लेकिन यहाँ पर उस नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ भी उसका ह्रास हो रहा है। यहाँ MnO मैग्नीज ऑक्साइड में हम देख सकते हैं HCl के साथ अभिक्रिया करके वो मैग्नीज क्लोराइड बनाता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन था इसमें। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, सॉरी यहाँ पे ये हो जा रहा है, मतलब ह्रास हो रहा है इसका, तो हम उसे बोल सकते हैं कि ये भी उपचयन अभिक्रिया है। ठीक, आगे इसमें हम देखेंगे कि अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन क्या होता है। जब हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए और ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए तो उसे हम बोलेंगे उपचयन या अवकरण। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं जैसे पहला एग्जाम्पल है, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो। तो यहाँ देखिए क्लोरीन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जब अभिक्रिया होता है तो यहाँ पे क्लोरीन में भी हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि अवकरण या उपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है। यहाँ ऑक्सीजन का, जैसे हमने हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन के पिछले में जाना हुआ, हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, उपचयन हो रहा था, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी। लेकिन ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन का तो अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ रही है, तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो उसे हम फिर अपचयन बोलेंगे। मतलब देखिए जब भी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होती है तो एक अभिकारक उपचयित होगा तो दूसरा अपचयित होगा। मतलब एक हो सकता है कि एक में उपचयन हो तो दूसरे में अपचयन। मतलब कहने का यह है कि अभिकारक में एक में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे में रिडक्शन हो सकता है। और ऐसा जब भी कोई अभिक्रिया मिलेगा हमें कि जिसमें दोनों हो तो उसे हम बोलते हैं कि वो एक रिडक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया है, सॉरी वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। यहाँ देखेंगे यहाँ नाइट्रोजन में कोई ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया करके अमोनिया बना तो इसे बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का अपचयन हो गया। फिर यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन नहीं है आयोडीन में, लेकिन यहाँ सल्फाइड के साथ ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ
ये बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर भी इसमें वृद्धि हो गई हाइड्रोजन की, तो ये भी हमारा अपचयन हो गया। सेम यहाँ भी देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ भी हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके यहाँ देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ रही है, तो इसे बोला गया कि मृत हो गया। या फिर सल्फर को बोल सकते हैं कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो वो भी अपचयन हो गया है। ठीक है, ऐसे यहाँ भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन ऑक्सीजन की कमी हो रही है मैग्नीशियम से, तो वो भी क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो ध्यान में ये रखना है ना कि अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन की कमी होगी तो उसे बोलेंगे उपचयन, ऑक्सीडेशन। और अगर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन का ह्रास या कमी हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम लोग रिडक्शन। ठीक है, जैसे अब देखिए कुछ ऐसे होते हैं कि जो ऑक्सीकारक या जो अवकारक है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है ये, जिनके वजह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल सीधे बात करते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर ये ऑक्सीजन यहाँ नहीं रहता तो क्या इसमें ऑक्सीजन की मात्रा की वृद्धि होती, नहीं होती। तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है या उपचयित हुआ है, तो ऑक्सीजन को यहाँ उपचायक उपचायक कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन को यहाँ क्या कहेंगे, उपचायक कहेंगे। ठीक है, फिर है कि और यहाँ उदाहरण जैसे ऐसे मतलब जिसमें भी हो तो यही उपचायक उनको बोला जाएगा। उदाहरण जैसे क्लोरीन हो गया, आयोडीन, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये सारे कुछ उपचायक के एग्जाम्पल हैं। अगर ये कहीं भी दिए हो तो आप इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में टिक करेंगे। अब उपचायक अपचायक के साथ देख रहे हैं कि वे पदार्थ जिनके कारण अपचयन होता है। तो अब ये क्या होते हैं कि जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, अब देखिए अपचयन में क्या था, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी। तो कॉपर में से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ पे कॉपर में से क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो वो कमी किसके वजह से हो रही है, हाइड्रोजन की वजह से। हाइड्रोजन के कारण इसका अपचयन हुआ, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये अपचायक है। हाइड्रोजन क्या हो गया, अपचायक हो गया। अब हाइड्रोजन जब अपचायक हो गया तो हम यहाँ देख रहे हैं कि और भी एग्जाम्पल है, कार्बन, सोडियम, ये फिर ये H2S और HCl इत्यादि, ये सभी उपचायक के तो अपचायक के उदाहरण है जो रिड्यूस करने में, अपचयन करने में मदद करते हैं। तो इनका ये उदाहरण याद रखेंगे, एग्जाम्स में ये अक्सर पूछ देते हैं, ऑप्शन में देखें कि इनमें से कौन अपचायक है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ ऐसे भी अभिक्रिया है ना जिसमें अभिकारक उपचयित होता है और तो दूसरा अभिकारक अपचयित भी होता है। जैसे कॉपर वाला भी हमने देखा, उसको अगर देखेंगे तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ कॉपर में से ऑक्सीजन की मात्रा घट रही, ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, इसलिए उसको हम बोल दिए कि वो क्या हो गया, अपचयन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, तो ये इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। और जहाँ ये दोनों साथ में होता है उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स। उसे क्या बोला जाएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जैसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों मिलकर बनाते हैं रिडॉक्स। अब रिडॉक्स अभिक्रिया को अपौपचय अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसमें भी सेम है, ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है लेकिन कार्बन में ऑक्सीजन की यहाँ देख रहे हैं वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो सेम वैसे यहाँ भी है कि नाइट्रोजन या सोडियम में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन में ये सोडियम में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो उसका तो उपचयन हो गया, लेकिन यहाँ पे धातु धातु का योग हो रहा है तो यहाँ अपचयन हो गया। क्या होता है कि हम ऐसा ऑक्सीडेशन में भी बोल सकते हैं कि जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हमारा मतलब इलेक्ट्रॉन की जब प्राप्ति होती है तो उसे हम बोल सकते हैं कि अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब ऐसे, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे हम यहाँ पीछे स्लाइड आते हैं, देखिए अगर किसी धातु के साथ भी अभिक्रिया होती है तो धातु भी अपचायक होते हैं, मतलब ये जब भी अभिक्रिया करेंगे तो अक्सर अपचयन की क्रिया होती है। इसलिए यहाँ ऑक्सीजन के साथ जब सोडियम की अभिक्रिया हो रही है तो उसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से, खासकर ऑक्सीडेशन की वजह से, उपचयन की वजह से बहुत सारी धातुएं संक्षारित हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आगे पढ़ेंगे संक्षारण के बारे में।
तो संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिनमें धातु में वायु मतलब ये नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे लोहे पे जंग लग गया तो जंग लगेगा तो एक बात याद रखनी कि लोहे में जो जंग लगता है वो सिर्फ ऑक्सीजन और जल के वजह से नहीं, दोनों एक साथ रहेंगे तभी लगेगा। ठीक है, अगर सिर्फ ऑक्सीजन हो तो नहीं लगेगा और सिर्फ पानी हो तभी नहीं लगेगा। तो ये जंग लग जाता है, लाल रंग का, लाल भूरे रंग का देखोगे। तांबे के बर्तन पे कुछ समय बाद हरे रंग की परत जम जाती है तो वो भी अम्ल के साथ है, जैसे ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है। ठीक है, और पहले ये कॉपर की बनी हुई थी तो इसलिए पीले रंग की दिखाई देती थी, और अब ये अम्ल वर्षा और इन सब उसे हरे रंग की दिखाई देती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर है कि चांदी के आभूषण पर कुछ समय बाद काले रंग जैसे सिल्वर सल्फाइड का परत बन जाता है। ये चांदी के बर्तन है और इस पर काले रंग का ये परत बना हुआ है। ठीक है, और संक्षारण जो है वो एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, मतलब एक अपचयन, एक में अपचयन होता है तो दूसरा उपचयन होता है। अब लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं ना कि उसे हम पेंट कर देते हैं ताकि वो वायु या नमी के संपर्क में नहीं है। जब नमी के संपर्क में नहीं आएगा तो वहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फिर अभिक्रिया नहीं होगी और उसमें जंग भी नहीं लगेगी। ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं आगे इसमें कि संक्षारण मतलब ये हो गया। अब वहाँ पे धातुओं का ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, मतलब उपचयन अपचयन हो रहा है। लेकिन कई बार हम लोग खाद्य पदार्थ जो होता है उनका भी उपचयन हो जाता है। अब जब उनका उपचयन होता है तो उसमें से बहुत मतलब अजीब सी गंध आने लगती है, उसका स्वाद खट्टा हो जाता है या खराब हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं विकृत गंधिता या फिर रेंसिडिटी। इसमें क्या होगा कि वसा और खाद्य तेल से बने जो खाद्य पदार्थ है ना उनका उपचयन हो जाएगा। अब इस क्रिया में वसा और तेल से बने भोजन पर उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव पड़ता है और जिससे खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन द्वारा उपचयित हो जाते हैं। अब खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन द्वारा उपचयित हो जाते हैं, इनका ऑक्सीडेशन हो गया और वो फिर उनमें से अजीब सी गंध आने लगी, फिर खाने लायक वो नहीं रहते। अब ऐसे में हम क्या करते हैं, मतलब इस प्रक्रिया को याद रखना, इसे कहा जाता है विकृत गंधिता या फिर रेंसिडिटी, और इसमें उपचयन होता है ऑक्सीजन की वजह से। अब इस खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए दो प्रकार की विधियां, एक तो सामान्य विधि है और एक प्रति उपचार या एंटीऑक्सीडेंट द्वारा रोका जा सकता है। तो सामान्य विधि में जैसे हम क्या करेंगे कि जो भी खाने वाली चीज़ें होंगी इनको फ्रिज में रख देंगे या फिर वायुरोधी बर्तनों में उनको अच्छे से बंद करके प्रकाश से दूर रखेंगे। जैसे आपने देखा होगा हम लोग चिप्स खाते हैं तो चिप्स एयर टाइट पैक करके आता है, उसमें से क्या करते हैं वायु को बाहर निकाल के सिर्फ नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है कि उसमें ना ऑक्सीजन रहेगा और ना उसमें उपचयन की अभिक्रिया होगी। और नाइट्रोजन अभिक्रिया नहीं करता है, उपचयन उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, कम होती है। ठीक है, फ्रिज में रख देते हैं तो कम हो जाता है, यहाँ पे वायु का आना जाना बंद हो जाता है, और प्रकाश से दूर रखते हैं तब भी नहीं होता। अब प्रति उपचायक में जैसे BHA है, एक ब्यूटीलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसका उपयोग करके हम विकृत गंधी को सब यहाँ जो भी भोज्य पदार्थ हो उसमें इसे डाल देंगे ब्यूटीलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल को तो नहीं होगा, या फिर ब्यूटीलेट हाइड्रोक्सी टोलिन को भी डालेंगे तो वो भोजन में विकृत गंधिता नहीं होगी, मतलब भोजन में जो भी वसा और तेल है उनका अपचयन या उपचयन नहीं होगा। ठीक है, आगे इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है दहन। यहाँ पे दहन, कंबसन। अब दहन का अर्थ जलना होता है, मतलब कोई भी चीज़ जलेगी तो हम बोल सकते हैं कि वो दहन हो रहा है। ठीक है, अब दहन होने के लिए ना कुछ बातों का आवश्यक होना चाहिए। पहले तो ये कि सबसे पहले जलने वाला पदार्थ उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, और जो भी जलने वाले पदार्थ होते हैं उसे हम बोलते हैं दहनशील या फिर ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, और जो जलने वाले नहीं होते हैं उसे बोला जाता है अज्वलनशील पदार्थ। ठीक, जलने वाले को ज्वलनशील, नहीं जलने वाले को अज्वलनशील। अब जैसे कार्बन, सल्फर, मैग्नीशियम, मोमबत्ती ये सारे जल सकते हैं तो ज्वलनशील हो गए। अब ईंट हो गया, पत्थर हो गया, बालू हो गया, मिट्टी, ये नहीं जल सकता है तो इसे हम बोलते हैं अज्वलनशील। ये बात हो गई कि जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, पहला चीज हो गया। दूसरी बात ये कि हमें वो तापमान चाहिए जिसपे कोई पदार्थ जलना शुरू कर सके। अब जैसे मान लीजिए हम एक माचिस की तीली से एक लकड़ी, मोटे लकड़ी को नहीं जला सकते, लेकिन एक माचिस की तीली जला के हम पेपर को जला सकते हैं। तो अलग अलग वस्तु को जलने के लिए अलग अलग ताप चाहिए, तो उस जो कम से कम ताप जिस पर जलना शुरू कर दे उसे हम ज्वलन ताप, प्रज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, अब ये निर्भर करता है कि पदार्थ की प्रकृति क्या है और साथ ही साथ उसकी अवस्था पे निर्भर करता है। हम जैसे एग्जाम्पल के लिए
वो ठोस अवस्था में होगा तो उसकी जो ये प्रज्वलन ताप है वो अधिक होगी, अगर द्रव अवस्था में होगा तो कम होगी, और गैसीय अवस्था में तो और कम होगी। जैसे लकड़ी जलाएंगे तो उसको जलाने के लिए ज़्यादा ताप चाहिए, लेकिन डीजल पेट्रोल जलाएंगे तो कम, और एलपीजी को तो और भी कम चाहिए। ठीक है, तो वो प्रकृति पे भी निर्भर करता है और उसकी अवस्था पे भी निर्भर करता है। अब वह पदार्थ जो किसी को जलाने में सहायता करता है उसे दहन का पोषक कहते हैं। अब देखिए, हमने बहुत बार एक्सपेरिमेंट पढ़ा है कि हम एक मोमबत्ती को जला के और उसे किसी बर्तन से ढक देते हैं तो मोमबत्ती थोड़ी देर बाद अपने आप जलना बंद कर देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वायु से ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, और वायु जो है वो दहन का पोषक है। मतलब वायु होगा, वायु में ऑक्सीजन होगा तो आग जलती रहेगी, नहीं होगा तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन, ये सब इनको हम दहन का पोषक मानते हैं। ठीक है, अब दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब दहन मतलब ये ऐसा कोई भी अभिक्रिया जिसमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्पन्न हो तो उसे हम कहेंगे कि वो दहन अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन यानी कोयला हो गया, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश बनाता है। अब ऊष्मा और प्रकाश बना तो इसे हम कहेंगे कि दहन हो रहा है। फिर सल्फर ऑक्सीजन से भी सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये भी एक दहन है। मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ये बना रहा है, तो हम आगे देख रहे हैं कि इसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिल रही है, तो ये भी एक दहन हो गया। फिर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है और ऊष्मा और प्रकाश दोनों, तो ये भी इस वजह से बोल सकते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी दहन का पोषक होते हैं, और ये एक कंबसन हो गया, दहन की अभिक्रिया हो गई। अब यहाँ पे सॉरी ये बहस लिखा हुआ है, ये दहन होगा। ठीक है, दहन एक ऊष्माक्षेपी और उपचयन अभिक्रिया है। दहन क्या होता है? एक ऊष्माक्षेपी और अपचयन अभिक्रिया है। ये याद रखेंगे कि ऊष्माक्षेपी भी है और अपचयन अभिक्रिया भी है। इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग दहन के बारे में पढ़ेंगे कि दहन लिए आवश्यक शर्तें, 3 आवश्यक शर्तें होती हैं। अब वो कौन कौन सी शर्तें हैं हम उसे देखेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर और इस मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे ना, ये अपचयन नहीं उपचयन होगा, क्योंकि उपचयन में ही ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पे अपचयन नहीं होगा, उपचयन होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दहन ऊष्माक्षेपी और उपचयन अभिक्रिया दोनों है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ना इसमें कि दहन होने के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि 3 शर्तें हैं। पहला कि ऐसा पदार्थ होना चाहिए, ठीक है, जो दहनशील जल, तो उसे हम बोलेंगे कि वो जल सकता है, तो वही पहली शर्त। दूसरा कि दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, मतलब ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो जलने में मदद करे। ठीक है, जलाने में मदद करे। फिर ज्वलन था, कम से कम तापमान चाहिए, तभी कोई वस्तु जलेगी भी। अब लेकिन यहाँ पे ये है एक और चीज़ कि जब किसी दहनशील पदार्थ को जलाया जाता है तो लौ का ज्वाला उत्पन्न होता है, मतलब वहाँ पे लौ निकलती है। ठीक है, लौ, जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो लौ होता है ना, लौ वो होती है। उससे पहले एक और चीज़ यहाँ हम लोग देखेंगे कि सभी दहन अभिक्रिया जो होते हैं उपचयन अभिक्रिया थे, अपचयन लिखा हुआ था, उसको मतलब ध्यान रखना है कि उपचयन होता है वो अपचयन नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। या फिर जो अधातु है, उपचयन में अधातुओं की वृद्धि होगी तभी हम बोलते हैं कि जैसे क्लोरीन और नाइट्रोजन ये सब अधातु हैं, तो उपचयन की अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब लेकिन सभी देखिए, अब यहाँ पे ना बोला कि जितनी भी दहन अभिक्रिया उपचयन होगी। ठीक है, लेकिन सभी उपचयन की अभिक्रिया दहन नहीं होती है। अब कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा था, तो वो तो उपचयन अभिक्रिया है, लेकिन वो एक दहन अभिक्रिया नहीं है। लेकिन दहन जो भी होगा वो एक उपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक है, ऐसा कथन दे सकता है, पूछेगा सही है या गलत है, तो वहाँ ध्यान देना है कि जितनी भी दहन अभिक्रिया है वो उपचयन अभिक्रिया है, लेकिन सभी उपचयन अभिक्रिया दहन अभिक्रिया नहीं है। ये हो गया, 3 आवश्यक शर्तें हो गई। अब हमने जैसे यहाँ बोला ना ज्वाला का लॉ होता है, तो ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ गैस पदार्थ जलते हैं। मोमबत्ती जलाते हैं तो जहाँ पे ज्वाला उत्पन्न होती है वो गैसीय पदार्थ वहाँ जल रहा है, जिसे हम अभी अगले स्लाइड पर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे दहन में ज्वाला तब उत्पन्न होती है ना जब दहनशील पदार्थ और दहन का पोषक पदार्थ दोनों
गैसीय अवस्था में होता है। मतलब एक बात और याद रखनी है कि ज्वाला क्षेत्र कब बनेगा या ज्वाला लौ कब बनेगी, कि जब दहन का पोषक और जो दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ है वो दोनों गैसीय अवस्था में होंगे तब। ठीक है, आइए एक्सप्लेन करते हैं इसे हम लोग आगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, मोमबत्ती पिघलती है, पिघलने के बाद इसका तापमान मिलता है और ये ऊपर की तरफ जाके वाष्पित होती है। अब यहाँ पर जो मोमबत्ती है जलने वाली और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी गैस में ही है, दोनों जब गैसीय अवस्था में पहुँचते हैं तो ये लौ बनता है। ठीक है, और इसे ही हम बोलते हैं ज्वाला। अब ज्वाला के मुख्यतः 4 क्षेत्र होते हैं। पहला नीला क्षेत्र, ठीक है, दूसरा काला क्षेत्र, तीसरा दीप्त क्षेत्र और चौथा होता है अदीप्त क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो जब भी मोम ऊष्मा पाकर वाष्प के रूप में रहता है तो वो भाग नीला क्षेत्र कहलाता है। नीला क्षेत्र कब कहलाएगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, ये जहाँ पे मोम ऊष्मा पाकर और वो वाष्प के रूप में रहता है वो नीला क्षेत्र कहला जाता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, जैसे ये ब्लू में हो रहा है तो ये नीला क्षेत्र हो गया। ठीक, और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि वहाँ ज्वाला बन रही है, अच्छे से वो जल रहा है। फिर क्या होता है कि जो दीप्त क्षेत्र है हमारा, ठीक है, ये दीप्त क्षेत्र 3 नंबर वाला। दीप्त क्षेत्र में क्या होता है कि मोम के अपूर्ण दहन का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पाता। यहाँ कार्बन के अधजले कण ज्वाला के साथ ऊपर उठकर ऊष्मा पाकर चमकने लगते हैं, जिससे यह भाग पीला दिखाई देता है। अब यहाँ जो ये वाला येलो दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है, यहाँ क्या होता है कि जो मोम के कण वो उतने अच्छे से जल नहीं पाते क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उन्हें, देखिए जो सबसे ऊपर है ना उस यहाँ साइड में इन्हें उसमें ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है और इन्हें उस ऑक्सीजन अच्छे से प्राप्त नहीं होता, और कार्बन के अधजले कण इनके साथ रहते हैं और ऊष्मा पाकर चमकने लगते हैं, तो इसलिए भाग में पीला दिखाई देता है। और ये उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता, ये मॉडरेटली हॉट होता है, मतलब मध्यम रूप से यहाँ पे ऊष्मा होती है, ज़्यादा ऊष्मा नहीं होती है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे और ज्वाला के जो सबसे नीचे वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ का तापमान इतना कम होता है कि मोमबत्ती वहाँ से ठीक से जल भी नहीं पाती है। ठीक, और धागे की जो सबसे ऊपरी भाग है जहाँ मोम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, काले रंग का क्षेत्र होता है। यहाँ मोम के बिना जले हुए कार्बन कण रहते हैं। अब ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला, ठीक है, ये हमारा ब्लैक जोन कहलाएगा। जैसे ये सबसे अंदर यहाँ पे मतलब बिना जला हुआ मोमबत्ती रहता है और मतलब वो उसका भाप रहता है, इसलिए ये काला हिस्सा रहता है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं पहुँचती है। और यहाँ पे ये और ये देख रहे हैं कि मतलब ये सबसे कम गर्म होता है, ऊपर वाला सबसे ज़्यादा गर्म, बीच वाला मध्यम और ये सबसे कम गर्म। ठीक है, और हमें याद क्या रखना है, जैसे ये अदीप्त क्षेत्र है, मतलब ये सबसे नीचे वाला, यहाँ पे बहुत कम रोशनी होती है, ऐसे करके। ठीक है, तो नीला क्षेत्र हो गया। ठीक है, एक सबसे ज़्यादा ऊपर यहाँ हम देखेंगे तो ये वाला जो काले रंग का देखेंगे आप लोग, धुआं निकलता है। ठीक, तो वो हमारा हो जाएगा अदीप्त क्षेत्र। ये अदीप्त क्षेत्र, ये वाला 4 नंबर। फिर बोल रहा है दीप्त क्षेत्र, तो बीच में ये वाला जहाँ से ज़्यादा रोशनी होती है इसे हम बोलते हैं दीप्त क्षेत्र। यहाँ पर काले रंग का जलता है वो हो गया हमारा मतलब ये काला क्षेत्र। ठीक, ऐसे याद रखना है हमें कि 4 क्षेत्र हो गए, नीला, काला, दीप्त और अदीप्त। इसे लाइन से भी याद रख सकते हैं। सबसे पहले नीचे आता है यहाँ नीला, मोमबत्ती जलते समय आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे बाहरी वाला जो परत है ये नीला, फिर आता है काला, फिर पीला और सबसे बाद में यहाँ पे ये मतलब अदीप्त क्षेत्र। ठीक है, अब क्या होता है ना कि ये होने के बाद हम और इसके बारे में जब मतलब ये हमारा ज्वाला के बारे में हो गया। अब क्या है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। अब देखिए कि खाना जो बनाते हैं हम लोग एलपीजी से, वो भी ज्वाला के रूप में ही चलता है क्योंकि वो गैस है, और ऑक्सीजन जो उसको जलाएगा वो भी गैस के रूप में। अब ये क्या होता है कि 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है इथेन। इथेन फार्मूला हो जाएगा हमारा C2H6। ठीक है, C2, जैसे यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं तो C2H6 ये हो जाएगा हमारा इथेन। फिर प्रोपेन C3H8। ठीक है, C3H8 कार्बन की हाइड्रोकार्बन है, और ब्यूटेन C4H10, इन तीनों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे अधिक जो मुख्य अवयव है मात्रा है वो ब्यूटेन की है। ठीक है, वो ब्यूटेन ही है, वो सबसे अधिक यहाँ पे होता है इसमें।
अब क्या होता है, लेकिन अब देखे होंगे ये इन तीनों में ना कोई महक या कोई बदबू नहीं होती, कोई भी गंध नहीं होता जिससे मालूम चल जाए। अगर मान लीजिए कहीं आसपास में रिसाव हो रहा होगा इनके, इन तीनों में से किसी का, तो हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन एलपीजी बहुत ज्वलनशील होता है, अगर उसका रिसाव हो तो कहीं भी आग पकड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो पता लगने के लिए क्या करते हैं कि इसे इसमें ना हम एक गैस मिला देते हैं, और जिसका नाम ये है, इसका नाम होता है इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, एक तीव्र गंध वाली गैस मिला दी जाती है जिसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, थोड़ी मात्रा में थोड़ा सा भी रिसाव हो तो पता चल जाए, और अगर ऐसा होता है तो सावधान होकर, मतलब हमें जो भी इसके बारे में विशेषज्ञ हैं उनसे उन्हें बताना चाहिए, और कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए, मतलब पता करना चाहिए कहाँ से लीक हो रही है। अब क्या होता है देखिए, अब ये ना गैसीय अवस्था में होती है, लेकिन इसे उच्च दाब पर द्रव अवस्था में बदलकर लोहे के सिलेंडर में भर के और बेचा जाता है या घरों में उपयोग किया जाता है। अब ये जो गैस है नीली लौ के साथ जलता है, और 1 ग्राम एलपीजी को जलाने में लगभग 55 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। 55 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। और हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है, और हमने इसमें मुख्यतः ये पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या थी, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, फिर उन्हें बैलेंस कैसे करेंगे, तो संतुलित करने के 2 तरीके, अनुमान विधि और एक बीजगणितीय विधि। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा कि अभिक्रिया कौन कौन से प्रकार हैं, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया, फिर संक्षारण, और ज्वाला के बारे में, दहन के बारे में। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको हम लोग इसके आगे वाले वीडियोस में हम क्लास 10 के और भी आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।